देखो रे, अरे कुत्ते बिल्ली जो भी बात करेगा वो कुत्ते बिल्ली कहलाएगा रे, बात मत करना रे, समझदार। फिजिक्स से, फिजिक्स का हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? तो चल ही नहीं रहा रे। भौतिक क्या होता है बच्चे? भौतिक। और फिजिक्स कहता है कि हमें सबूत चाहिए, तब हम मानेंगे कि तुम काम कर रहे हो चाहे काम नहीं कर रहे हो। समझ में आया? सपोज समझना, एक व्यक्ति है ए जिसका नाम है अमन, ए से, ठीक है। ये मार्केट गया एम, तो अमन यहाँ से मार्केट गया, ठीक है, और मार्केट से 12 केला लाया, केला लेके फिर वापस आ गया। तो फिजिक्स कहता है कि कुछ काम ही नहीं किया। फिजिक्स उसका पूरा एकदम मेहनत जीरो कर देता है। समझ में आया? अब ये फिजिक्स कहता है कि हमें हर हाल में सबूत चाहिए। तो थोड़ा बहुत भी काम करो लेकिन हमें ऐसा लगना चाहिए कि तुम काम किए हो, तभी हम मानेंगे कि यहाँ पर फिजिक्स का लॉ काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। सपोज देखो रे बच्चे, ये तुम्हें बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड के पीछे दीवार है। अब दीवार को मैं धक्का दे रहा हूँ, दे रहा हूँ ना, दीवार उधर जा ही नहीं रहा, हल कर रहा था, धक्का देता तो चला भी जाता, लेकिन मैं धक्का दे रहा हूँ तो नहीं जा रहा है ना। तो फिजिक्स कह रहे कि तुम तो कोई काम ही नहीं किया रे। अब देखो बोर्ड है, बोर्ड को ऐसे मैंने उठाया, उठ गया, फिजिक्स करेगा हाँ अब बहुत बढ़िया काम कर दिया। तब कहने का मतलब कि बल क्या होता है, बल पहले समझ लो, तब डिस्प्लेसमेंट समझ में आएगा तुम लोग को। बल किसे कहते हैं बच्चों? किसी वस्तु को खींचना या धक्के देने को बल। देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर चुपचाप रखा हुआ है ना। हम बोलेंगे कि यहाँ पर बल क्या है, तो कुछ बल यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो इस वस्तु को खींचना और चाहे इस वस्तु को धक्का देना, चाहे इस वस्तु को ऐसे उठाना, तब कहलाएगा कि यहाँ पर बल लगा है। क्लियर समझ में आ गया? क्योंकि ये वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो का है तो बल काम कर देगा। अगर यही वस्तु मान लो 200 टन का है, कितना? 200 टन का। 200 टन का मतलब है कि पानी के जहाज के वजन के जितना है। अब हम उसे धक्का लगा रहे हैं, वो हिल रहा है, हिल ही नहीं रहा, तो उसे उठा रहे, उठेगा नहीं? उठेगा। अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि बल लगा है? बल नहीं लगा है। क्लियर समझ में आ गया कि बल क्या होता है? यदि किसी वस्तु को खींचना, धक्का देना, उठाना, नीचे गिराना, ये क्या कहलाता है? बल कहलाता है। लेकिन आज का टॉपिक क्या है बच्चे? गति। आज हम सीखेंगे गति। पहले बल समझा दिए, बल के हिसाब से ही गति आता है। गति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोशन। ठीक है, और मोशन क्या होता है कौन बताएगा रे? गति क्या होता है? देखो ध्यान से समझना, दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स है, कण है, वस्तु है, वो सभी गति में ही है। ये तो समझ में आ रहा है कि सब गति में है। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ हूँ, अब यहाँ से चल के यहाँ पर आ गया, ये गति हुआ कि नहीं हुआ? फिर ऐसे ही चल के पीछे पीछे आ गया, ये भी गति हुआ। कहने का मतलब कि इधर भी चलना और चल के वापस आना भी गति कहलाता है। देखो ध्यान से, पहले क्लियर लिखा है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। वस्तु की स्थिति, और वस्तु क्या हो सकता है? वस्तु हम हो सकते हैं, वस्तु कॉपी किताब हो सकता है। संज्ञा पढ़ा है ना रे, तो संज्ञा जो आंखों से दिखाई देता है सब वस्तु हो जाता है, सब संज्ञा होता है। तो उसी तरीके से वस्तु की स्थिति की परिवर्तन गति कहलाता है। अब देखो वस्तु की स्थिति, अब जैसे मान लो कि बच्चे हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर खड़े हैं, अब यहाँ से हमें जाना है दिल्ली, यहाँ दिल्ली है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ किसी न किसी तरीके से गया होगा, तो हम गति करके गए। कैसे गए? गति करके गए। क्लियर समझ में आएगा? तो कौन कौन बता सकता है कि गति का परिभाषा क्या है?
चलो बताओ। किसी एक समयांतराल में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। एक समय के अंतराल में। यस। और कोई बच्चा? वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं। हाँ, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ जाए हमारा क्या कहलाता है? गति कहलाता है। और जब हम गति पढ़ ही रहे हैं तो एक मोशन के साथ पढ़ते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ते हैं बच्चे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो बाद की बात है, उसे पहला पढ़ना तुम लोग को लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ना है? ये गति समझ में आ गया ना रे? अभी बाद में बताएंगे गति के टाइप्स। अभी देखो, लॉ ऑफ इनर्शिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। इस जड़त्व का नियम किसने दिया था? लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो ने। किसने दिया था? गैलीलियो। याद रखना। देखो, किसने दिया था बच्चे? गैलीलियो ने दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी गैलीलियो ने दिया था जड़त्व का नियम। अब ये जड़त्व क्या होता है ध्यान से समझना। अब यही जो जड़त्व होता है बच्चे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको बोल दो न्यूटन, बोल दो न्यूटन से फर्स्ट लॉ होता है जड़त्व का नियम। समझ में आया? चाहे जड़त्व का नियम बोल लो, लॉ ऑफ इनर्शिया बोल लो, गैलीलियो का नियम बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये कहलाएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ। अभी लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है ध्यान से समझना। इन्होंने कैसे मतलब इसे प्रूफ किया है। देखो, एक ये इस तरीके से भगोना है और भगोना को टेबल पर रख दिया गया। समझ में आया? तुम लोग टाना खेलते हो, टाना जो ऐसे खेला जाता है, देखा रे? अब इसे टाना को रे यहाँ पर रखो, गोल रखो। अभी देखेगा कैसे डुबुल डुबुल के यहाँ पर आके फिर वापस ऐसे आ जाएगा। यानी कि जितना इसका ऊंचाई है ना, इसका ये अपना ऊंचाई उतना ही जाके ढूंढेगा। समझ में आया? तब जाकर वहां से रुकेगा। यानी जितना ऊंचाई से उसे छोड़ा जाएगा उतना ऊंचाई से वो ढूंढेगा। तब गैलीलियो करेगा बहुत आसान चीज है। अब उन्होंने क्या किया, इस बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। ध्यान समझना, लॉ ऑफ इनर्शिया अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व का नियम। देखो, अब इसको भगोना को थोड़ा सा इस तरीके से कर दिए। तो पहले वाला जो भगोना था यहाँ से ऊंचाई ढूंढ रहा था। और ध्यान समझना है, फिर से टाना को छोड़ा गया। टाना ही बोलते हैं, गोली समझ में आ रहा है ना? गोली समझ लो। गोली को छोड़ा गया। कौन सा गोली रे? अब देखो रे, गोली को छोड़ा गया तो ये अपना जगह ढूंढ रहा है कि हमारा ऊंचाई कहाँ तक जाना है। अब इसकी ऊंचाई देखो, यहाँ से दूरी तो बराबर ज्यादा दूरी तय कर रहा है कि नहीं कर रहा है ऊंचाई के चक्कर में। अब इसकी ऊंचाई जाके यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ आके रुकेगा, फिर ऐसे पीछे आ जाएगा। तो फिर बोले भाई गैलीलियो की तो अच्छा चीज है, कोई चीज लो आसानी से बिना खर्चे के डुबरा दो, पहुंच जाए जहाँ मर्जी हुआ। समझ में आया? तब इन्होंने क्या करा, इसको बिल्कुल एकदम सपाट कर दिया। क्या कर दिया? सपाट कर दिया। समझ में आया? कहीं रोकथाम नहीं। अब ये यहाँ से उन्होंने छोड़ दिया। अभी आके देख रहे डूबते जा रहा, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो जड़त्व का नियम क्या कहता है कि जो कोई वस्तु है या तो गति में रहना चाहता है या विराम अवस्था में रहना चाहता है, या तो रुका हुआ रहेगा, यानी इसे छेड़छाड़ मत करो, इसे कहीं भी से रख दो टपका के, ठीक है? या तो उसे जब छोड़ दिए और डुला के तो उसको जाने दो। समझ में आया? तो वस्तु का क्या कहने का मतलब ये हुआ, या तो रुका हुआ रहना पसंद करेगा या चलते हुए रहना पसंद करेगा। इसका अलावा और कोई पसंद नहीं कर सकता। समझ में आया? जड़त्व का नियम सबको क्लियर हुआ रे? किसी को डाउट है इसमें? जड़त्व का नियम क्या कहता है? देखो, जब वस्तु स्टे बोलता है ना, रुकना, क्या बोलते हैं? या तो रेस्ट में रहेगा या विराम अवस्था में रहेगा, या विराम अवस्था में रहेगा या फिर गति करेगा, मोशन करेगा। समझ में आ गया? क्लियर? जड़त्व का नियम ये न्यूटन का पहला लॉ कहता है।
अच्छी तरीके से सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चे समझेंगे डिस्प्लेसमेंट। देखो फिजिक्स क्या है बच्चे, कंसेप्ट अगर फिजिक्स में क्लियर है तुम लोग का तो कभी इसे रट्टा मारना नहीं पड़ेगा तुम लोग को। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर लो, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यही तुम्हारे बुक में था ना, लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो आगे देखो बच्चे, अब देखो बच्चे डिस्टेंस। डिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? विस्थापन। समझ में आया? अब ये बहुत समझना रे बच्चों, दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है, समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा तुम लोग को। समझ में आया? दूरी किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जो रास्ता तय किया जाता है उसे हम दूरी कहते हैं। समझ में आया? दूरी में किसी को डाउट है? दूरी समझ में आ गया? अब देखो रे, गांव का सड़क इतना सीधा नहीं होता है। गांव का सड़क जब देखोगे ना, बैलगाड़ी से जो चाहता है, अरे वो आगे से भगा रहे, कौन मसूर कर रहा है कोना पे बोल के, तो आगे जा। अब हम समझेंगे विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है। देखो गांव का सड़क तो सीधा नहीं होता है, और मान लो कि सड़क ऐसे घूम घुमा के चल रहा है। देखो रे बाबू, अब यहाँ से यहाँ तक जाना है, गांव का सड़क ये तुम्हारा 5 किलोमीटर है, ये तुम्हारा 10 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये 9 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर है, ये 17 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है। अब तब जाके यहाँ ये मान लो कि दिल्ली से चला, इसको जाना कहाँ है? नोएडा सेक्टर 15। क्या समझ रहे? अब ये ऐसे ऐसे रास्ता तय करके जा रहा है, तो ये हम क्या बोलेंगे कि दूरी तय कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे? दूरी तय कर रहा है। दूरी कितना तय कर लिया तो जोड़ेगा नहीं सब, तब समझ में आ जाएगा कि सब दूरी तय कर लिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट कहता है कि हम तिरछा चलेंगे, यानी हम किसी की सुनेंगे ही नहीं। ये चुपचाप ये ऐसे सीधा सीधा चल दिया। समझ में आया? चाहे बीच में कहीं गहिरा हो जाए, चाहे बीच में कहीं पहाड़ ऐसे उठ जाए, ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि हम सीधे ए से शुरुआत करेंगे, सीधा हम चलेंगे बी तक। समझ में आया? यानी ए से दिल्ली से शुरुआत किया, नोएडा बी तक गया, तो यानी डिस्प्लेसमेंट जो है कम से कम दूरी तय करता है। क्लियर? समझ में आ गया? हमेशा देखना एक चीज और, ये जो दूरी होता है ना, दूरी हमेशा बड़ा होता है। किससे? विस्थापन से। यानी दूरी हमेशा बड़ा होगा विस्थापन से। क्लियर? समझ में आ रहा है? यानी विस्थापन हमेशा छोटा होता है, और कभी कभी विस्थापन और दूरी बराबर भी हो जाता है एक केस में। कैसे केस में बराबर दूरी हो जाता है भाई? अब मान लो कि हमें इस कोना से लेकर उस कोना तक जाना है, बीच में कोई शॉर्टकट रास्ता ही नहीं है। मान लो कि हमें यहाँ ए सीधा सीधा लेके यहाँ बी तक जाना है, ठीक है? अब यहाँ से सीधा सीधा चल के यहाँ से आ गए हम, और फिर यहाँ से हम पीछे वापस की तरफ आ गए, तो ये बताओ किसमें कहीं तिरछा रास्ता मिला डिस्प्लेसमेंट का? नहीं मिला ना। यानी कि यही हमारा डिस्टेंस है और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो एक ऐसा भी केस आता है जहाँ पर दूरी को बराबर कर देता है डिस्प्लेसमेंट। अब ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमारा पता है जीरो भी हो जाता है कभी कभी। ध्यान से समझना कैसे, 9th क्लास का ये सब, ठीक है? देखो रे, डिस्प्लेसमेंट हिंदी में विस्थापन। देखो विस्थापन कैसे जीरो होता है। एक व्यक्ति है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल से समझ में आएगा, बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ से चला और बी तक गया, 5 किलोमीटर दूरी उसका क्या है? ससुराल है। गया ना? खुश हो रहा है मोटा, सबसे समझा तब से हंसी नहीं देखा उसका, ससुराली का नाम लिया ना तुरंत खुश हो गया। देखो उसमें तो वैसे ही रहेगा।
ब्याह शादी ना होगा तेरा, क्या बोलते हैं गाँव में उसको, हैं जिसका शादी क्या नहीं होता है? अरे कुआरा तो थोड़ा पढ़ा लिखा वाला सभ्य शब्द हो गया रे। क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं रे? बताओ, चल कोई बात नहीं, मत बोलो, शर्मा आ जाएगा वो। देखो रे, एक व्यक्ति है, ए से जाता है बी तक, ठीक है, ए से बी तक 5 किलोमीटर की दूरी है, ये दूरी है ना बच्चे? ये अपना ए से कहाँ गया? ससुरारी भी गया। अरे मोटा मत रे, तू नहीं जाएगा कभी लाइफ में, देख ना। और यही व्यक्ति ससुराल से घूम के वापस आ गया बिना किसी से मिले ही, वहाँ ताला बंद था, समझ रहे हो? तो देखो 5 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये, तो अगर हम पूछेंगे कि दूरी कितना तय किया? 10 किलोमीटर। अगर हम पूछेंगे कि विस्थापन कितना हुआ? 0 किलोमीटर। तो विस्थापन का फिजिक्स की 0 है, कुछ करके आया ही नहीं, ताला बंद वापस आ गया। समझ में आया? हाँ, बहुत समझ रहा। देखो, तो कहने का मतलब कि ए से तो चला और बी से वापस आ गया, यानी विस्थापन हमारा क्या हो गया? 0। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो, फिर से यही व्यक्ति माना नहीं अभी भी, ए से तो चला, बी गया और बी से आते ही अपने भाई के ससुराली में रुक गया। बहुत खतरनाक है ये, अपना बंद रहा ससुराल का तरफ, भाई के ससुराली में पहुंच गया। तो देखो रे, यहाँ ए से बी की दूरी कितना था बच्चे? 5 किलोमीटर। और वापस आ गया कितना? 3 किलोमीटर। और आस्तीन में ससुराली था, लेकिन फिर से चेक करने के लिए गया था, खुला कि नहीं खुला, तो फिर वापस आ गया। तब ये बताओ, इसमें दूरी पहले बताओ, दूरी कितना हुआ? 8 किलोमीटर। और विस्थापन 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर कैसे? अरे पहले वाला 5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर वापस आ गया, कितना हुआ? 2 किलोमीटर हमारा विस्थापन हुआ। विस्थापन समझ में आ गया? यस सर। अब विस्थापन 0 कब होगा वो भी समझो। देखो, तुम लोग ने दौड़ देखा है रे मिलिट्री मैन का? वो ऐसे गोल चक्कर में दौड़ाता है, गोल चक्कर में दौड़ाता है, ठीक है? टीवी वाला, रेसलिंग वाला देखा है दौड़, गोल वाला? वो यहाँ से शुरुआत करेगा और फिर यहाँ लाके रोक देगा इसको, समझ में आया? तो इसमें फिजिक्स कहता है कि तुम काम कहाँ किया रहे, यहीं से गया फिर यहीं पे आ गया, थोड़ा देर ऊपर भी रुक जाता तो मानते कि तुम काम किया है, और तो फेल कर जाता। समझ में आया? तो यहाँ पर जैसे कोई भी धावक है, धावक मतलब दौड़ने वाला, ए पॉइंट से शुरुआत किया, दौड़ा और फिर से ए पॉइंट पे आके रुक गया, तो इसका विस्थापन क्या हुआ? 0। विस्थापन 0 हुआ। विस्थापन कौन सी केस में 0 होता है? एक और केस है जिसमें विस्थापन 0 होगा। देखो रे, अब ये आदमी है, अब यहाँ से हम आगे जाएंगे नहीं, वो मना कर दे, हम नहीं जाएंगे। वो जैसे ही मना करेगा विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा अच्छी तरीके से? अब देखो रे बच्चे, विस्थापन प्लस भी हो सकता है। देखो, दूरी जो है ना हमेशा प्लस में रहता है, कभी भी दूरी माइनस नहीं हो सकता। अब सोच रहे हो कि यहाँ से गए फिर वापस आ गए तो दूरी कुछ भी नहीं किए, अरे तुम गए तो वापस आए ना रे, तो दूरी जुट जाता है, यानी दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन जो विस्थापन है वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। 0 वाला केस तो समझ में आ गया ना? एक घूम के आएगा, वहीं पे आकर रुक जाएगा, 0 कर देगा, वो घूमेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं आगे, तब भी 0 हो जाएगा विस्थापन। पहले समझ में आ रहा है? अब मान लो दूरी तय करके जितना गया उतना फिर से वापस लौट जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। अब तुम सब ने देखा होगा बच्चे, जो सेव होता है ऊपर से नीचे ही गिरता है ना, तभी तो न्यूटन पहले आ गया, बोल दिया। देखो, ऊपर से कोई भी वस्तु अगर नीचे गिरेगा तो हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। अरे जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। अभी भी विस्थापन में किसी को दिक्कत है? सब समझ में आ रहा अच्छी तरीके से? हाँ, सब आएगा, फिजिक्स है। एक गति का दूसरा नियम क्या कहता है, क्या समझना?
9th क्लास में है ना रे बाबू? यस सर। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो इसका सेकंड नियम देखो रे बच्चे। सेकंड नियम क्या कहता है? संवेग समझ में आता है? संवेग क्या होता है? संवेग, संवेग को हम बोलते हैं अंग्रेजी में मोमेंटम। क्या बोलते हैं? संवेग को हम बोलते हैं मोमेंटम। संवेग को क्या बोला जाता है रे? मोमेंटम। संवेग को सूचित करते हैं P से। तो P इक्वल टू क्या होता है? m इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेग। वेलोसिटी तो वेग होता है ना रे। सब पहले संवेग समझ लो। संवेग होता है मास और वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब गति, वेलोसिटी गति होता है। अब कैसे? मान लो कि हमारा मास है 50 kg, ठीक है? मास कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का कम नहीं हो सकता किसी भी हालत में। समझ में आया? जब तक कि ऑब्जेक्ट खुद से डिस्ट्रॉय ना हो जाए। समझ लो कि मैं एक मास हूँ, ठीक है? मेरा वजन कितना है? मास कितना मेरा? 50 kg। अब मैं 20 की वेलोसिटी से जा रहा हूँ, ठीक है? 20 की वेलोसिटी से बहुत तेजी से इधर आ गया। तो इसमें पूछेगा कि संवेग कितना हुआ, इसका P कितना हुआ? तो 50 में 20 से गुना करो, कितना हो जाएगा रे? 1000 हुआ। अगर यही कोई व्यक्ति, ध्यान समझना, वो 20 किलो का है और उसका वेलोसिटी 10 है, तो उसका संवेग कितना हो जाएगा? गुना नहीं आ रहा तुम लोग को? इतना आसान तो है, खाली गुना कर देना है। समझ में क्या है? कुछ नहीं है। m इंटू वी है, मास इंटू वेलोसिटी, 50 इंटू 20, 1000। अब ये बताओ बच्चे, संवेग का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने ताकत से हम फेंक रहे हैं। समझ में आया? या कितने हम ताकत से भाग रहे हैं। अब मान लो कि जैसे एक 300 kg का आदमी है और 30 की स्पीड में आ रहा है, तो 300 गुने 30 करो, कितना हो जाएगा? 300 गुने 30 करोगे 9000 किलोमीटर प्रति सेकंड, नहीं किलो, हाँ 9000 किलोमीटर प्रति घंटा। उसका मान लो क्या है? संवेग है, ठीक है? और एक व्यक्ति 50 किलो का है और वो आ रहा है 10 के वेलोसिटी से, तो कितना हो जाएगा? 50 गुना 10 करोगे तो कितना हो जाएगा? 500 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बताओ कि दोनों में से ताकतवर कौन सा है? ऊपर वाला। जैसे ही टकराएगा इसको पता नहीं कहाँ ले आके फेंक देगा, पार्क से भी बाहर कर देगा इसको। समझ में आया? अब दिमाग में चिपक नहीं चिपक के संवेग क्या होता है? संवेग समझ में आया? वेग मतलब तो तेज भागना, और 100 उसमें घुसा दो मैंने और तेज भाग जाना, संवेग का लाएगा। चलो समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो ये तुम्हारा न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है संवेग, कि मास के साथ साथ वेलोसिटी के साथ भी मास भागता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? हिंदी क्या होता है? अरे मास का द्रव्यमान। अब देखो रे, न्यूटन का तीसरा नियम, ये तो दूसरा ही पढ़ा है, लेकिन अब होमवर्क में तुम लोग को तीनों करके लिख के लाना है, जितना हम समझा रहे हैं सब शुरू से। देखो रे, बीच बीच में न्यूमेरिकल समझाया ना बच्चों? यस सर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें एग्जाम्पल से ज़्यादा समझा जा रहे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है ऑपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि जितना हम एक्शन दिखाएंगे उतना हमारा रिएक्शन भी होगा। अब कैसे? जा समझना। पानी में नाव होता है ना, और जब नाव के किनारे आदमी उतरने लगता है, देखो रे बच्चे, ये वाटर डॉट्स है, ठीक है? और इसमें तुम्हारा ये नाव बना हुआ है, यहाँ तुम्हारा जमीन की स्लाइड है, ठीक है? ये किनारा है जमीन का। अब ये नाव में से एक व्यक्ति उतरेगा, ठीक है? अब ध्यान देखना, जैसे ही किनारे आएगा ना बच्चे, तो ये पानी के भाग से पीछे जाएगा और ये आगे आएगा। तो जितना ये पीछे जाएगा उतना ये आगे आ रहा है।
यानी अपोजिट इक्वल रिएक्शन बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? एक देखो, बंदूक जब आदमी चलाता है, सिपाही लोग, तो जितना ऐसे पीछे कंधा पर रख के बंदूक चलाएगा, देखो पीछे की तरफ धक्का देता है, तो जितना आगे धक्का देगा उतना ही पीछे की तरफ आ जाता है। तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ मतलब कोई ज़्यादा परिभाषा नहीं है, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझा जाता है। अब जैसे देखो, ध्यान समझ में क्या बना रहे हैं, नीचे का तो कैसे कर दो, ध्यान से समझना रे बच्चे, क्या बन रहा है ये नाम बन रहा है, क्या बन रहा है, देखो समझो तो कैसे वो बना दिया। और समझ गए। नीचे पे दोनों बाल्टी के साथ और ये हाथ से देखो, ये कुएं से पानी भर रहा है, आदमी भर रहा है ना। अब अचानक क्या होता है कि रस्सी टूट जाता है, क्योंकि इसमें वजन होता है। अब ये बाल्टी इधर गिरता है, आदमी इधर गिर जाता है। समझ में आया? यानी कि जितना एक्शन हो रहा है उतना उसका फिर रिएक्शन भी तो हो रहा है ना। ये न्यूटन का तक ये थर्ड लॉ है। समझ में आ रहा अच्छी तरीके से? समझ में नहीं आया, मुझे ये समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आ रहा रे? कुछ भी नहीं आ रहा, सही नहीं है मुझे। ये थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया, सेकंड क्लियर हो गया, तो थर्ड भी बाद में हो जाएगा। बराबर एक ही पूछेगा, अरे मतलब अपोजिट रिएक्शन होता है। वो जितना वो नीचे जाएगा उतना ही बाहर जाएगा। क्या? मतलब अरे देख, एक बॉल को दीवार पे मार, हाँ, उतना ही तेजी से तेरे पास आ जाएगा, तो थर्ड लॉ कहलाएगा। अब आ गया समझ में? चल रे, अरे ध्यान से सीख रहे। अभी मैंने गति बताया था ना, गति क्या होता है? यस सर। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। और गति का मात्रा क्या होता है रे? ऐसा यूनिट मात्रा मीटर पर सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड में कितना दूरी तय करता है उसे ही हम गति कहेंगे, एक लाइन में। समझ में आ रहा है? एक सेकंड में तय की गई दूरी को ही हम गति कहेंगे। और गति या चाल लगभग बराबर है। समझ में आ रहा है? ध्यान से सीखो रे। गति कितने प्रकार के होता है? गति लगभग 10 तरह के होता है। कितने? 10। ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखो ये 18, 17, 18, 19, 10 हो ही गया ना। अभी और बताएंगे, 9th के बुक में दिया है त्वरण गति, दिया ना, मंदन गति। अरे त्वरण गति इसके बाद समझा देंगे, याद दिला देना मुझे, ठीक है? देखो, रेखीय गति अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बच्चे? लीनियर मोशन। क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है बिना रुके, तब हम कहेंगे कि यह लीनियर मोशन हुआ है, रैखिक गति हुआ है। समझ में आया? अब जैसे मैं एक लंबा मतलब सड़क है, पूरा लंबा है, कहीं ना इधर मोड़ना है ना इधर मोड़ना है, एक कार ड्राइवर है, एक ट्रक ड्राइवर, वो सीधा सीधा जा रहा है उस सड़क पर। समझ में आ गया? तो हम क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन है। क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन है। यानी कि एक ही पथ पे चले, कभी इधर कभी उधर ना जाए। और सपोज देखो, ये मार्कर है, अगर हम नीचे गिराएंगे ना तो सीधे ऐसे रास्ता में जाके गिरेगा। ये नहीं कि ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे से घूम के नहीं गिरेगा, उस सीधा ऐसे आके गिर जाएगा। समझ में आया? तो क्या बोलेंगे कि कोई भी चीज अगर सीधे आके ही रास्ता में गिरेगा तो बोलेंगे लीनियर मोशन है। क्लियर? समझ में आ गया? यस सर। अरे अब तुम लोग कॉमन सेंस नहीं, देखो ऊपर से गिराओगे ऐसे नीचे ही नहीं गिरेगा, तो ऐसे फूक मारना ऐसे से आएगा। देखो तो नहीं आ रहा ना, तो सीधे नीचे गिर जाएगा। तब कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो लीनियर मोशन कहलाएगा, रेखीय गति कहलाएगा। और जब कोई कार ड्राइवर एक ही रास्ता में दूरी तय करेगा तब भी क्या कहलाएगा? लीनियर मोशन, रेखीय गति। क्लियर हो रहे? यस सर। देखिए इधर अगला, एक समान गति क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान रखना रे, यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। यानी कि देखो परिभाषा भी आसान है, जब कोई वस्तु निश्चित दिशा में, यानी कि उसका डायरेक्शन फिक्स हो कि हमें पूरब में जाना तो पूरब में ही जाना है, तो निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय करती है। एक व्यक्ति है निश्चित दिशा में जा रहा है, पूरब की तरफ जा रहा है, क्या समझना?
एक व्यक्ति है पूरब की तरफ जा रहा है, निश्चित दिशा हो गया, दिशा फिक्स कर ले, पूरब में जाना है। समान समय में समान दूरी तय करता है। 1 घंटा में 10 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर अगले घंटे में 10 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 10 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 10 किलोमीटर। यानी कि ना वो घंटा बदलता है ना वो किलोमीटर बदलता है। तो मतलब समझ में आ गया ना बच्चे कि जब कोई वस्तु निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय करती है तब उसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। स्पष्ट रूप से आगे समझ में। असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई वस्तु निश्चित दिशा में तो जाएगा लेकिन समान समय में अलग अलग दूरी तय करेगा, यानी उसे पूरब की तरफ तो जाना ही जाना है, लेकिन पहले घंटे में 12 किलोमीटर दौड़ा दिया गाड़ी, उसके बाद रुक गया, खाने पीने लगा, फिर 1 घंटे में 5 किलोमीटर गया, फिर अगले घंटे में फिर 7 किलोमीटर दौड़ाया। यानी कि उसने क्या किया, समय तो समान लिया लेकिन जो गाड़ी चलाया किलोमीटर का अंतर आ गया। समझ में आया? इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति। तीनों क्लियर हो रहे बच्चे? अब देखो प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टिव मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टिव मोशन ध्यान समझना। प्रक्षेप्य गति क्या होता है, प्रोजेक्टिव मोशन, जब कोई वस्तु की गति जो केवल गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के अधीन रहता है, यानी गुरुत्वाकर्षण पे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण जब चाहे तब खींच लेगा उसको। अब जैसे एक तीर धनुष से जब तीर धनुष चलाते हैं तो कुछ देर बाद जाने के बाद में तीर नीचे गिरता नहीं गिरता है, गुरुत्वाकर्षण के वजह खींच लेता है ना। ऐसा नहीं कि तीर छोड़ दिया वो घूम ही रहा है, किसी के नाक में लगा किसी के मुंह में लगा, ऐसा तो है नहीं, वो घूम तो नहीं रहा है, एक समय जाके नीचे गिर जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे रे, प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टिव मोशन। एक फुटबॉल है, फुटबॉल को किक मारते हैं तो हवा में जाता है, कुछ देर बाद जाकर भी नीचे गिर जाता है। एक बच्चा सब खेलता है आपस में गेंद से, मारो पीटो गेम होता है ना रे, गिट्टी से एक ऊपर एक रख देते हैं। हाँ अरे सेका सके देखिए, जब बॉल से मारने के बाद फिर दौड़ा दौड़ा मारता है एक ही बॉल से, बॉल से लेकिन भयानक चोट लगता है अरे हाँ पिट्टू। समझ इधर, तो जब हम बॉल से मारते हैं तो ग्रेविटेशनल भी काम करता है, तो उसे क्या बोला जाएगा बच्चे, प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टिव मोशन। क्लियर हुआ? अगला देखो रे, वृत्तीय गति क्या होता है, सर्कुलर मोशन। जब कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय मार्ग पर चलती है तब उसे हम कहेंगे कि सर्कुलर मोशन है। समझ में आया? अब कैसे, तो जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है कि नहीं लगाता है? कभी ऐसा है पृथ्वी बोलता है जरा हो गया थोड़ा थक गए हो, सो जाते हो, सूर्य के बाद में चक्कर लगा लूंगी। अभी चंद्रमा तो हमारा घूम ही रहा है, ऐसा तो नहीं ना बच्चे? पृथ्वी कंटिन्यू सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वृत्तीय गति में लगाता है ना, तब हम क्या बोलेंगे कि वृत्तीय गति है। वृत्तीय आकार के चक्कर लगाता है। लट्टू वाला खेला है किसी ने? लट्टू घुमाया है? लट्टू कैसे घूमता है? पूरा गोल गोल घूमता है, लमलोल घूमता है, वैसे ऐसे वो गोल 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 घूमते रहता है खुद ही अपने अक्ष पे। अरे तो पहले तो अपने अक्ष पे घूमता है, फिर सूर्य के चारों तरफ घुमा रहा है, घूम रहा है, वृत्तीय आकार पे लग रहा है ना रे, सूर्य की वजह से गति में पृथ्वी पूछ रहा है। देखो इधर, एक समान वृत्तीय गति क्या होता है बच्चे, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय मार्ग पर समान गति से समान दूरी तय करती है तब उसे बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म हुआ है। अब जैसे देखो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर तो लगाता ही लगाता है, समय कभी बदलता नहीं है ना, कभी अपना पथ बदलते हैं ना कभी अपना रास्ता बदलती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, देखो है तो सर्कुलर ये भी, सर्कुलर ये भी है, यूनिफॉर्म लगा दिया इसमें। यूनिफॉर्म मतलब सीधा सपाटा, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं होगा। इसलिए समझ में आ रहा है? बोल रहे हैं। आगे देखो, शुद्ध स्थानांतरीय गति ट्रांसलेटरी मोशन। ये चंद्रमा पे जो जाना ना PSLV ट्रांसलेटरी मोशन का प्रयोग किया गया इसमें, ठीक है। देखो इसमें जब कोई वस्तु जिसका प्रत्येक कण निश्चित समय में समान दूरी तथा समान दिशा में विस्थापित होता है, विस्थापन समझा दिया है। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन का प्रयोग करके चंद्रयान 3 जा रहा है कि नहीं जा रहा है?
ये समझ में आ गया? बहुत हाँ बोल दिया, मैं पूछूंगा बाद में ना। घूर्णन गति क्या होता है? रोटेशनल मोशन। जब कोई पिंड वस्तु किसी स्थिर अक्ष यानी एक्सिस पर घूर्णन करता है, जैसे देखो रे ये मार्कर है, ये मार्कर अपने अक्ष यानी ऐसे सीधा खड़ा है 90 डिग्री पे, अब इस तरीके से घूम रहा है, ये बोलेंगे कि घूम रहा है, घूर्णन गति हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? घूर्णन गति हो रहा है। इसमें क्लियर समझ में आ रहा है? ये किसी का चक्कर नहीं लगा रहा है, खुद अपना मार्कर घूम रहा है, तो बोलेंगे घूर्णन गति हो रहा है। पंखा है क्लास में, पंखा घूम रहा है, तो क्या बोलेंगे? घूर्णन गति है। क्या बोलेंगे? घूर्णन गति है। क्लियर समझ में आ रहा है? देखो अब और क्या है? लोटनी गति। देखो रे लोटनी, रोलिंग मोशन। देखो गैस सिलेंडर वाला को देखा होगा तुम सबने, वो कभी भी फिजिक्स नहीं पढ़ा है। जब गैस भारी हो जाता है ना, भरा रहता है, तो पैर से मार मार कर धक्का ले लेकर पहुंचा देगा उस सेंटर से। समझ में आया? तो क्या होता है, जो गैस सिलेंडर है वो रोल करते हुए जाता है, रोल करता नहीं करता है, उसे बोलेंगे लोटनी गति। क्या बोलेंगे? जब कोई वस्तु घूर्णन वो स्थानांतरण दोनों प्रकार की गति करती है। पहले तो अपने घूमेगा और उसके बाद जगह बदल देगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे? रोलिंग मोशन। क्या बोलेंगे? रोलिंग मोशन। हाँ, अब ये दोलनीय गति क्या होता है रे? अरे घड़ी में सुई देखा ना रे, वो ऐसे ऐसे हिलता है, नीचे लटका रहता है ना, क्या रे? घड़ी का नीचे लो, सुई नहीं रे, वो पेंडुलम को कहते हैं। वो 12 बजेगा से हिल जाएगा, चल रहे। उसके बाद 1 बजेगा ना, वो जब भी ऐसे यहाँ दूरी तय किया ना, तो इतना ही दूरी से इतना तय करके पड़ेगा। ये लेकिन ऐसे अड़ गया है, अड़ेगा नहीं, वो ऐसे घूमते रहेगा वो। अरे हनुमत रे, देख रहे, ये तो इसे बोलते हैं दोलनीय गति, ओसिलेटरी मोशन। क्या बोलेंगे? ओसिलेटरी मोशन। जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु से ऊपर नीचे या दाएं बाएं चलती है। झूला देखा है? झूला कैसा होता है? बहुत सारे देखो एक झूला पे एक झूला ऐसे ले जाएंगे यहाँ तक, फिर एक ऐसे ले जाता है। समझ में आया? वो भी हो गया झूला। नाव वाला भी झूला होता है। अरे गांव में भी झूला लगा के सब खेलते हैं ना रे। वो रस्सी को टायर में बांध दे, उसी में बैठ के खेलना शुरू। वो बैठने वाला पीढ़ा का भी रस्सी में बांध देंगे, सब उसे खेलना शुरू। तो क्या हो गया? ऊपर से नीचे इस तरीके से करता है ना, फिर दोलन गति हो गया। क्लियर समझ में आ गया? 10 के 10 गति क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिखाओ रे, बता रहे बच्चे, कौन सा टॉपिक बता रहा था तुम? एक्सेलरेशन मोशन। अब ये देखो रे, एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है? यह समय के साथ साथ अपना गति भी बढ़ा लेता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो बाइक चला रहा है, पहले तो 30 स्पीड में चला रहा है, अब देखा कि रोड खाली है, तो दाहिना साइड पे से काम नहीं उठेगा, एक्सेलरेट कर देगा। और जैसे एक्सेलरेट करेगा ना, गाड़ी का सुई से उसका जो रहता है ऑटोमीटर लगा रहता है गाड़ी में, वो सीधा इसे भाग जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। समझ में आया? तब समझना कि समय के साथ साथ जब गति इसका बढ़ता है, तब हम क्या बोलते हैं? त्वरण गति। मंदन गति क्या होता है? समय के साथ साथ अपने स्पीड भी, गति भी कम कर लेता है, उसे बोलते हैं मंदन गति। अब कैसे? ध्यान से, ये दोलन गति में भी मंदन गति होता है। अब एक झूला है यहाँ पे, इस तरीके से है ना बच्चे झूला। अब ये क्या करेगा? ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, फिर कुछ देर बाद फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर कुछ देर बाद इस तरीके से लास्ट में झूला के एक बिंदु पे रुक जाता है कि नहीं रुक जाता है? तो समय के साथ साथ जब तक इसमें कोई फोर्स नहीं लगाएगा, बाहरी बल नहीं लगेगा, तब ये क्या करता है? समय के साथ आके एक रुक जाता है, तब बोलते हैं ये मंदन गति हुआ है। इसलिए समझ में आ रहा है? समय के साथ साथ जब गति बढ़ेगा तो त्वरण गति, और जब समय के साथ गति घट जाएगा तो बोलेंगे मंदन गति। अब एक समझ लो, इसमें क्या होता है? हाइपर लूप में देखो रे, हाइपर लूप क्या होता है? ये सबसे ज्यादा हाइपर लूप में बहुत कम खर्चा है। सबसे पहले ये बताओ बच्चे, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें रोकता कौन है? चलो बाइक चला रहे हैं तो बाइक कुछ देर बाद जाकर चलो एक्सीलेटर सेम टू सेम दे रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद जाकर बाइक रुक जाती है, रुक जाती है ना। ये रोकता कौन है?
सर ब्रेक गरम हो जाता है। चल इंजन भी हटा दे और बता। देखो रे हाइपर लूप कैसे समझ में आएगा रे? देख इधर, एक तो घर्षण होता है। अगर मान लो कि अभी ये फर्श है, इस पे पूरा सरसों तेल गिरा देते हैं, पूरा एकदम तेल भर गया, तो जैसे इसमें तेल आ जाएगा ना, यहाँ का घर्षण खत्म हो जाएगा, फ्रिक्शन खत्म कर देगा। जब हम यहाँ से यहाँ चल के जाएंगे ना तो चलेंगे नहीं, वो फिसल जाएंगे वहाँ तक डायरेक्ट। तो फिर वहाँ से आना होगा तो हमारे शरीर में ताकत नहीं रहेगा नहीं भाई, ऊपर उधर से धक्का देगा तो फिर वहाँ तक चले जाएंगे। समझ में? बीच में कहीं रुकावट है ही नहीं। तो रुकावट के लिए क्या किया जाता है? घर्षण किया जाता है। समझ में आए बच्चे? अब मान लो देखो ट्रेन का जो पटरी है वो कितना चिकना होता है, चक्का भी चिकना होता है, लेकिन जब ऊंचाई पे चढ़ाना होता है तो फिसलता है, पीछे की तरफ ट्रेन आ जाता है। तो चढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? उसके पैर पे रेत डाला जाता है। उसका जो चक्का है ना, चक्का पे रेत गिराया जाता है ताकि ऊपर चढ़ सके, ताकि उसका जो घर्षण है ना बढ़ाया जा सके। समझ में आया? घर में ही ट्राई कर लेना, क्या करना कि पूरा तेल बिसरा देना, मारनी मारेगी मत बिसराना। पंखे में तेल डाल, कोई बात नहीं, लेकिन तेल ऑयल चीज क्या होता है? ये फ्रिक्शन को क्या कर देता है? कम कर देता है, घर्षण को कम कर देता है। हम चलते हैं, दौड़ते हैं, आते जाते हैं तो घर्षण की वजह से। अब घर्षण तो रोकेगा ही रोकेगा, साथ में और क्या रोकता है रे? एयर। क्या रोकता है? एयर। एयर कैसे रोकेगा? और देखो एक साइकिल तुम चलाते हो, अब साइकिल पे पेंडल पूरा तेज मारा, शुरुआत में तो मजा आएगा, पेंडल नहीं मारे से पकड़ा चलेंगे चलते हैं, लेकिन पेंडल धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि हम साइकिल बैठते हैं तो सामने से एयर तो रोकता है ना हमको, एयर रोकेगा और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल भी रोकता है। क्या रोकता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल भी रोकता है। लेकिन हाइपर लूप पे इसको बनाया था एलन मस्क ने। किसने बनाया था? एलन मस्क। उसको मुस्क भी बोल सकते हो, एलन मुस्क। नाम है एलन मुस्क। मस्क पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं, एलन मस्क। देखो रे एलन मस्क ने काम किया किसके? जड़त्व के नियम पे, कि जब कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा और जब कोई वस्तु रुका है तो रुका ही रहेगा। उन्होंने ये पढ़ लिया, गैलीलियो की बात मान लिया, गैलीलियो ने तो सही कहा है। एलन मस्क ने बनाया हाइपर लूप। क्या बनाया बच्चे? हाइपर लूप। देखो ध्यान से समझना, एलन मस्क ने हाइपर लूप बना दिया। ना इसमें तेल लगेगा, ना पेट्रोल लगेगा, ना डीजल लगेगा, ना बिजली से चलेगा। इसकी स्पीड भी प्लेन से ज्यादा स्पीड होगा इसका हाइपर लूप में। एरोप्लेन का जो स्पीड होता है उससे ज्यादा हाइपर लूप में रहेगा। देखो कुछ नहीं, ध्यान से समझ लो। एलन मस्क ने हाइपर लूप में घर्षण ही हटा दिए, बोले कि हम इसमें घर्षण ही नहीं रखेंगे, घर्षण बिल्कुल जीरो कर दिए। और रहा एयर, बोले कि हम एयर भी निकाल देंगे इसमें से। और बोले कि जा रे अब रह गया गुरुत्वाकर्षण बल। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा तो धरती को पार कर जाएगा ये हाइपर लूप। तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल को लगाया गया। ये हाइपर लूप होता क्या, कैसे बना, ध्यान से समझिए। तुम लोग ने चुंबक देखा होगा, मैग्नेट है। मैग्नेट में एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। एक साउथ पोल होता है, इधर भी नॉर्थ एक साउथ, ठीक है। लेकिन जब नॉर्थ नॉर्थ चिपकाओगे ना, वो चुंबक भागता है, चिपकता ही नहीं है। और फिर जब साउथ साउथ चिपकाओगे वो भी भागेगा, नहीं चिपकेगा। हाँ, नॉर्थ साउथ। तो इन्होंने क्या करा कि जो हाइपर लूप का दीवार बनाया, मान लो 600 किलोमीटर बना दिए इन्होंने हाइपर लूप पे। ऊपर का चुंबक लगा दिया नॉर्थ पोल, नीचे भी चुंबक लगा दिया नॉर्थ पोल, और बीच में एक डब्बा बना दिया जिसमें 40 सीट बैठने वाला आदमी का। ये भी डब्बा का जो बाहर वाला चुंबक लगा दिया, ये भी नॉर्थ, हर जगह से नॉर्थ। अब ये बताओ, चुंबक के अंदर दोनों में नॉर्थ पोल लगेगा तो नॉर्थ पोल क्या करता है, ये अपने पास रखेगा इसको, ये इसको इतना तेजी से भगाएगा कि बीच में इसको हवा भी नहीं रोकेगा। हवा निकालने के लिए इस डब्बे में से, डब्बा मतलब छोटा डब्बा नहीं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। नीचे एयर ड्रैक बनाया रहता है। क्या बनाया रहता है बच्चे? एयर ड्रैक बनाया रहता है कि इसमें से थोड़ा भी हवा न रहे, बाहर निकल जाए। लेकिन बात करते कि आदमी ऑक्सीजन लेगा कैसे?
तो इसमें 40-45 सीट रहता है, तो इसमें इतना ऑक्सीजन रहता है कि अगर हाइपरलूप कहीं से बंद भी हो गया ना तो आदमी 10 दिन तक जिंदा रह सकता है। समझ में आया? लेकिन कभी फेल नहीं होगा। तो ये बताओ बच्चे, अगर इसमें से ये भी नॉर्थ पोल चुंबक है, अगर एक बार ये चालू हो गया तो कहीं रुकेगा जल्दी? ये नो सर, नहीं रुकेगा। नो सर, बंद कर दो। अब देखो, मुंबई से पुणे की दूरी है लगभग, मान लो ऐसे 800 किलोमीटर। कितना? 800 किलोमीटर। फ्लाइट से जाओगे 40 मिनट लगेगा। और मुंबई से पुणे जो हाइपर लूप बनाया जा रहा है, जाओगे सिर्फ 12 मिनट में, सिर्फ 12 मिनट में। सोचो कि ट्रेन से मुंबई से पुणे जाएंगे कितना समय लगेगा? लगेगा ना? ट्रेन से जाएंगे तो कितना समय लगेगा? गाड़ी बस से जाएंगे कितना लगेगा? बाइक से जाएंगे कितना लगेगा? जो फ्लाइट से 40 मिनट लगता है, और जब हाइपर लूप बन जाएगा तो कितना लगेगा? सिर्फ 12 मिनट। बीच में हवा है नहीं रोकने के लिए, घर्षण खत्म ही कर दिया। ट्रेन में घर्षण की वजह से रुकता है ना, 4 व्हीलर हम तुम सब घर्षण की वजह से रुकते हैं, लेकिन इसमें घर्षण हटा दिए, वो बीच में से घूमता रहेगा, तेजी से निकल जाएगा। समझ में आया? लेकिन मन में सवाल आता है कि इसे रोका कैसे जाएगा भाई? ये बीच में एयर ड्रैग बनाया गया है ना, एयर ड्रैग का प्रेशर बढ़ा देगा, आगे से इसको रोका जा सकता है। समझ में आ गया क्लियर कि हाइपर लूप क्या होता है? अभी समझा रहे। ये हाइपर लूप क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया सर। आज फिजिक्स का क्लास है बच्चे, समझना बहुत जरूरी है तुम लोग को। कभी तुम लोग देखो बच्चे, बस में बैठे हो, बस का आकार जो है इस तरीके से होता है, ये डायनेमिक बनाया जाता है। अरे नया टेक्नोलॉजी वाला है बस। देखो इधर, देखो रे, आदमी इधर की तरफ है बैठा हुआ है। अरे देख इधर, अब बस से ड्राइवर जब ब्रेक लेता है, आदमी आगे की तरफ बढ़ता है, आगे झुक जाता है ना रे। वजह क्या होता है? इसमें कौन सा गति नहीं हो रहा है? बस तो सीधा सीधा चल रहा है। देखो, जब बस ऑलरेडी मोशन में है, कौन सा मोशन में है? लीनियर मोशन में, सीधे सीधे जा रहा है बस। तो बस ड्राइवर उस मोशन को रोकने के लिए क्या करता है? गति को रोकने के लिए उस पर ब्रेक लगाता है। तो हम बस में बैठे हैं, बस लीनियर मोशन में है, सीधे डायरेक्शन में जा रहा है, हम भी तो सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन जब उस पर फोर्स लगता है ना, रुकता है ना, तो हम आगे आ जाते हैं। अरे बस में बैठे क्या रे? अरे गधा क्लास है, बस नहीं है, ये भूल गए ये। अरे ड्राइवर हम नहीं है रे, देखिए तो समझ। चलो कोई बात नहीं। देखो रे, हुआ क्या समझो इधर, कोई बात नहीं, भूल गया तो बच्चा बस में है, ये ब्रेक लगा दिया अचानक। देखो रे, अगर बस की स्पीड मान लो 500 किलोमीटर है, अब व्यक्ति बस में खड़ा बैठा नहीं है, वो अचानक अगर ब्रेक लगे ना, शीशा तोड़ के बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? क्योंकि वहाँ पर ब्रेक बस तो रुक जाएगा, पर आदमी कहीं रुकेगा नहीं, आदमी ऑलरेडी गति में है। तो हनुमान जी का भी स्पीड फेल करके आगे तक जाएगा पूरा। समझ में आया? चलो, हनुमान जी तो अपना स्पीड कंट्रोल में थे। चलो ना, देखो इधर आप। अब देखो रे, टाइम्स ऑफ मोशन बेस्ड ऑन डायमेंशन। अरे डायमेंशन को क्या बोला जाता है? आयाम। क्या बोला जाता है? आयाम। अब देखो, तुम लोग मैथ पढ़े हो ना, 1D 2D 3D। तो देखो आयाम क्या होता है। अब आयाम के आधार पर, क्या सुन रहे, आयाम के आधार पर ये मोशन कितने प्रकार के होता है? तो 3 प्रकार के। तो 1D मोशन होता है, 2D मोशन होता है, 3D में। 1D में क्या होता है? जब कोई वस्तु सिर्फ एक ही दिशा में डायरेक्शन करेगा, वो डायरेक्शन बदलेगा ही नहीं, तब कहेंगे कि 1D है। ऊपर से मारकर गिरा दो, सीधे सीधे जाकर नीचे गिर जाएगा। कहीं दिशा किया तो क्या बोलेंगे? 1D। 2D क्या होता है भाई? जब कोई वस्तु 2 दिशा में दूरी तय करता है, तब उसे बोलेंगे ये 2D है। अब कैसे? नदी में नाव की गति, नदी कैसा है बच्चे, तुम लोग को पता है ना भाई? अरे नदी हम नहीं बनाएंगे, तो इसमें ये बोट है, ठीक है। अब ये बोट की गति चाहे इधर जा रहा है चाहे इधर जा रहा है, ईस्ट या वेस्ट, 2 डायरेक्शन है, तो ऑलरेडी ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? 2D। ये 2D में है। देखो, जब कोई वस्तु 3 अक्षों पर पूरा करता है, 3D उसमें मिल जाता है। जैसे हवाई जहाज, उड़ता हुआ हवाई जहाज,
वो नीचे का भी अप्लाई कर रहा है, आगे का भी, पीछे का भी, ऊपर का भी कर रहा है ना। ये 3 डायरेक्शन ले रखा है हवाई जहाज, तो क्या बोलेंगे ये 3D है। मोशन के लिए समझ में आ गया रे? यस सर। बंद करो।